हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग जेपीएससी टेस्ट सीरीज देख रहे हैं जिसमें 15 क्वेश्चन आपके क्या होंगे, झारखंड के, और 15 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे, सामान्य अध्ययन के। हम लोग का स्टेट 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग स्टेट 2 देखेंगे जेपीएससी टेस्ट सीरीज का। तो आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं। झारखंड जीके का सबसे पहले हम लोग 15 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो सबसे पहले बताइए, गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है रघुवर दास। सबसे पहला जो पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं वो हैं रघुवर दास है। और इनके संदर्भ में कौन कौन सा कथन गलत है ये देखना है। उन्हें 1875 के दौरान गिरफ्तार किया गया था, तो बिल्कुल उनको 1875 के दौरान गिरफ्तार किया गया था। और फिर दूसरा है कि वे सिर्फ 3 बार झारखंड विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। और शह है, उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद का पोर्टफोलियो मिला था, जब बाबूलाल मरांडी का यहाँ पे मुख्यमंत्री थे उसमें। नेक्स्ट है कि वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। इसमें कौन सा कथन गलत है? तो पहला तो आपका सही है, ये भी सही है, उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में पहली बार कैबिनेट मंत्री का पद मिला था, और वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री भी थे। तो ये जो है ये आपका गलत है। वे सिर्फ 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये गलत है, क्योंकि वो 1995 से लेकर 2014 तक लगातार वो जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार वो विधायक रहे हैं। 5 बार वो विधायक रहे हैं। 1995 से 2014 तक लगातार वो जीते हैं और 5 बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार नहीं। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से समाज का कौन सा भाग वेद व्यास आवास का जो है प्रमुख लाभार्थी है? तो कौन है? बुनकर है, शिल्पकार है, किसान है, या फिर मछुआरा है? तो वेद व्यास योजना किसके लिए है? तो ये मछुआरों के लिए है, वेद व्यास योजना। जो इसका प्रारंभ कब हुआ था? तो प्रारंभ हुआ था इसका 2016 में, वेद व्यास योजना का, जो मछुआरों के लिए योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में यूरेनियम के भंडार मौजूद हैं। आपके दिए हुए यूरेनियम के भंडार कहाँ कहाँ मौजूद हैं? नरवा पहाड़, जादूगोड़ा, तुरमडी, या फिर डी है इनमें सभी। तो यूरेनियम के भंडार जो हैं सारे जगह मौजूद हैं, नरवा पहाड़ में भी, जादूगोड़ा में भी, तुरमडी में भी। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इनमें सभी। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो है झारखंड में 7 यूरेनियम की खदानें हैं। झारखंड में 7 यूरेनियम की खदानें हैं, जिसमें से 3 तो हो गए आपके ये नरवा पहाड़, जादूगोड़ा, तुरमडी, और हो गया नेक्स्ट जो है भाटीन। ये जो है भाटीन खदान भी यूरेनियम का है। बगजाता, नेक्स्ट क्या है? बगजाता, बगजाता भी है। और नेक्स्ट है बांदूहुरांग, नेक्स्ट है बांदूहुरांग, ये भी यूरेनियम के लिए ही प्रसिद्ध है, बांदूहुरांग। और नेक्स्ट है महूलदी। कौन है? महूलदी। ये टोटल 7 जो है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टोटल 7 यूरेनियम के खदानें जो हैं वो झारखंड में, 3 यहाँ पे है, 4 ये हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक सिंहभूम के किस क्षेत्र से हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? सिंहभूम का कौन सा क्षेत्र में हेमेटाइट का अधिकतम भंडार है? ऑप्शन है आपके मुरी में, सिंदरी में, बेतला में, या फिर चिरिया में। ये बहुत आसान क्वेश्चन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो चिरिया में जो है हेमेटाइट के, सिंहभूम के चिरिया में हेमेटाइट के अधिकतम भंडार है। चिरिया पहाड़ कहाँ है? चिरिया पहाड़ जो है ये आपका सारंडा जंगल में है। कहाँ पर है? सारंडा जंगल में है चिरिया पहाड़, सारंडा जंगल में। और यहाँ पे जो है मनोहरपुर लौह अयस्क क्षेत्र जो है ये है, मनोहरपुर लौह अयस्क क्षेत्र, मनोहरपुर लौह अयस्क क्षेत्र यहाँ पर है। झारखंड जो है इंडिया का 10.48% जो है लौह अयस्क का उत्पादन करता है। कौन? झारखंड। पूरे इंडिया का 10.48% का। और झारखंड का स्थान जो है पूरा भारत में वो 4थे नंबर पर आता है। लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड जो है ये 4th नंबर पर आता है। और 3 स्टेट कौन कौन है? तो पहला स्टेट हो गया आपका उड़ीसा, पहला स्टेट आपका उड़ीसा हो गया। दूसरा स्टेट जो हो गया वो छत्तीसगढ़ हो गया, दूसरा स्टेट छत्तीसगढ़। और तीसरा जो स्टेट है वो कर्नाटका। तीसरा स्टेट कौन है? कर्नाटका। और चौथा नंबर पे आता है बारी किसका? तो झारखंड का। और झारखंड में सबसे ज़्यादा जो है हेमेटाइट टाइप के ही, हेमेटाइट अयस्क जो है लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो ये इसका कुछ एक्सप्लेनेशन था, ये आप लोग याद रखेंगे। सारंडा जंगल में है आपका चिरिया पहाड़, और मनोहरपुर लौह अयस्क क्षेत्र आपका यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी योजना का प्रारंभ झारखंड में किया गया था? झारखंड में कौन सी योजना का प्रारंभ हुआ? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री युवा योजना, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तीसरा है आयुष्मान भारत योजना, और लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। ये दिए हुए। तो कौन सा योजना जो है झारखंड में प्रारंभ हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? तो आयुष्मान भारत योजना जो है इसका प्रारंभ झारखंड में हुआ है, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी बोलते हैं। जन आरोग्य योजना भी बोला जाता है इसको।
आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बोलते हैं। और इसका जो शुरुआत कब हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था 14 अप्रैल किनका जयंती है, बी आर अम्बेडकर का। 14 अप्रैल 2018 को ये शुरू हुआ था। रांची जिले से इसको प्रारंभ किया गया था। रांची जिले से इसका प्रारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2018 को। और ये जो है पूरे देश में, अगर ये पूछा जाए कि पूरा संपूर्ण देश में ये कब लागू हुआ, तो ये संपूर्ण देश में, पूरे भारत में ये जो लागू हुआ है वो है 23 सितंबर, कितना, 23 सितंबर 2018 को ये पूरा देश में लागू हो गया है। अब प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि योजना है, देखिए इसमें प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना बोला गया। ये योजना किन लोगों के लिए है, तो ये किसानों के लिए है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना, जिसमें क्या किया जाता है, तो 6,000 रुपया प्रति वर्ष किसानों को दिया जाता है। सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक मदद किया जाता है। इसका शुरुआत की बात करें, इसका शुरुआत हुआ है 24 फरवरी 2019 को। कब हुआ है शुरुआत, 24 फरवरी 2019 को इसका शुरुआत हुआ है। और गोरखपुर यूपी से, कहाँ से स्टार्ट हुआ ये योजना, यूपी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश से ये योजना स्टार्ट हुआ है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सीएनटी एक्ट 1908 के तहत भूमिहरी भूमि का क्या अर्थ है, भूमिहरी भूमि का क्या अर्थ है। आपका ऑप्शन है बाहरी लोगों द्वारा खरीदी गई भूमि, राजा की निजी जमीन, पाहन या पुजारी की भूमि, आदिवासियों की पैतृक भूमि जिस पर उनका वंशानुगत अधिकार हो। तो भूमिहरी भूमि हम लोग किसको बोलते हैं, तो आदिवासियों की ये पैतृक भूमि है जिस पर उनका क्या होता है, वंशानुगत अधिकार होता है। ये वैसे जमीन थे जो मुंडा या उरांव जाति के जो परिवार थे, इन्होंने जंगल को साफ करके खेती योग्य बनाया था। मुंडा या उरांव जाति के जो परिवार थे, पूर्वज थे, उन्होंने जंगलों को साफ किया और खेती योग्य बनाया था। इस हम लोग उसको बोलते हैं भूमिहरी जमीन। इसलिए कैसा हो गया, तो वंशानुगत भूमि ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसपीटी एक्ट में कुल कितनी धाराएं और अध्याय है। तो कितनी धाराएं हैं एसपीटी एक्ट में, एसपीटी एक्ट में आपकी धाराएं हैं 72 और अध्याय कितना है 8। 72 धाराएं और 8 अध्याय है आपके एसपीटी एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड का भारतीय राज्यों में कौन सा स्थान है, भारतीय राज्यों में कितना रैंकिंग है अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में। तो जो ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन है 10वां रैंक है, 5वां रैंक है, दूसरा रैंक है या फिर 6ठा रैंक है। तो इसका जो स्थान है वो कितना है, कौन सा रैंक है झारखंड का, 6 रैंक है, 6ठा रैंक है आदिवासी जनसंख्या के मामले में। झारखंड में अगर आदिवासी जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग 46,45,000 के आसपास जनसंख्या है आदिवासियों की, 46,45,000 के आसपास, जो कि पूरे झारखंड की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 26%। कितना परसेंट है, 26% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की, जो कि 46,45,000 है और पूरे झारखंड की जनसंख्या का वो 26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत युग में ऋग्वेद में वर्णित किक्कट प्रदेश झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है। किक्कट प्रदेश जो है कहाँ स्थित है, आपका ऑप्शन है गिरिडीह में है, सिमडेगा में है, गुमला में है या फिर चतरा में। तो किक्कट प्रदेश जो है आपका, जो कि ऋग्वेद में वर्णित था, तो ये कहाँ पे है, गिरिडीह जिले में आपका किक्कट प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में यह मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है हिरनी जलप्रपात, दशम जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात या फिर हुंडरू जलप्रपात। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जोन्हा जलप्रपात, जो कहाँ पर स्थित है, तो रांची जिले में स्थित है। ये रांची जिले में स्थित है और इसके बारे में मान्यता है कि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने स्नान किया था। इसको हम लोग गौतम धारा जलप्रपात भी बोलते हैं, गौतम धारा जलप्रपात भी इसे कहा जाता है, गौतम धारा जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि मियाँ चांग, जो कि झारखंड के भारतीय अभिनेता, टेलीविजन होस्ट और गायक हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो मियाँ चांग जो है बदमाश कंपनी एक मूवी आई थी उसमें ये दिखे थे। तो ये अभिनेता भी हैं, टेलीविजन होस्ट और गायक भी हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन है आपका धनबाद, हजारीबाग, रांची या फिर देवघर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, धनबाद में इनका जन्म हुआ था। और ये जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था 6 अक्टूबर 1982 को जन्म हुआ था धनबाद जिले में मियाँ चांग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है। क्यूल नदी के बारे में पूछा जा रहा है, झारखंड के किस जिले से निकलती है। ऑप्शन है आपका पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, हजारीबाग या फिर गढ़वा। तो क्यूल नदी कहाँ से निकलती है, क्यूल नदी निकलती है आपका गिरिडीह से, गिरिडीह से निकलती है। और ये क्या है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा की ये सहायक नदी है क्यूल नदी, गंगा की सहायक नदी है। और इसकी लंबाई जो है ये 111 किलोमीटर है
और ये जो है झारखंड का सिर्फ एक जिला मतलब गिरिडीह जिले में ही ये बहती है, और फिर बिहार में ये हो जाती है। बिहार का जो जिला है जमुई, जमुई में बहती है, लखीसराय में बहती है, और फिर शेखपुरा और मुंगेर जिला। मुंगेर जिला में जाकर ये क्या होता है, तो मिल जाती है किससे, गंगा से। मुंगेर में ये गंगा नदी से मिल जाती है, क्यूल नदी, जो निकलती कहाँ है आपका, गिरिडीह से, और उसकी लंबाई 111 किलोमीटर है। गंगा की सहायक नदी है। गंगा से कहाँ मिलती है, तो ये मुंगेर जिले में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। कौन सी जनजाति है जो आधिकारिक अनुसूचित जनजाति में शामिल है। आपका ऑप्शन है भंजा, प्रजा, बिरजिया या फिर गौंड। तो कौन होगा आपका, ये होगा करेक्ट आंसर आपका बिरजिया। बिरजिया जनजाति जो है झारखंड के अनुसूचित जनजाति में शामिल ये है। और ये किस ग्रुप से आता है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से इसका संबंध है। किस, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड पाए जाते हैं ये कहाँ पर, ये पाए जाते हैं आपका लातेहार के क्षेत्र में। लातेहार के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। और लोहरदगा का एक शेंटा प्रखंड है, लोहरदगा के शेंटा प्रखंड में ये बहुतायत मिलते हैं। लोहरदगा के शेंटा प्रखंड में, कौन सा, शेंटा प्रखंड है ये, शेंटा प्रखंड में कौन सा जनजाति है, तो बिरजिया जनजाति। कहाँ, लातेहार और लोहरदगा के शेंटा प्रखंड में ये बहुतायत मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि लाह के किस किस्म के उत्पादन का योगदान झारखंड में सबसे ज्यादा है। तो लाह के 4 किस्म होते हैं, कौन कौन, कतकी हो गया, बैशाखी हो गया, जेठवी हो गया और अघनी हो गया। इसमें जो है कतकी लाह का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड में कतकी लाह का उत्पादन सबसे अधिक होता है। लाह का उत्पादन में झारखंड जो है 15 से 16 हजार टन, 15 से 16 हजार टन प्रति वर्ष उत्पादन करता है लाह का झारखंड। और लाह की खेती को, ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लाह की खेती को कृषि का दर्जा कब मिला, तो आपका आंसर होगा 2023 में जो है लाह की खेती को कृषि का दर्जा मिला है झारखंड में, 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1855-56 के हुल का नेतृत्व हजारीबाग में किन्होंने किया था। तो ऑप्शन है जयराम मुर्मू, मंगल मुर्मू, रघु हांसदा या फिर लुबिया मांझी और बैस मांझी। तो 1855-56 में जो हुल का नेतृत्व हुआ था, जो हजारीबाग में नेतृत्व किया था, तो हजारीबाग में कौन किए थे, लुबिया मांझी या फिर बैस मांझी। लुबिया मांझी और बैस मांझी जो है यहाँ पे हजारीबाग में नेतृत्व किए थे। साथ में अर्जुन मांझी भी हजारीबाग से नेतृत्व किए हैं। भैरवी मांझी, अर्जुन मांझी हो गया, भैरवी मांझी हो गया, सूर्य ठाकुर, गोपीनाथ ठाकुर, ये सारे जो है, सूर्यनाथ ठाकुर या फिर गोपीनाथ ठाकुर जो है, ये सारे जो हैं कहाँ से नेतृत्व किए हैं हुल आंदोलन का, तो ये हजारीबाग से किए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब जनरल नॉलेज का 15 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है दूसरे से 7वें तक के मंडल को, पहले से छठवें मंडल को, तीसरे से 8वें मंडल को और चौथे से 9वें मंडल को। 6 मंडल जो है ऋग्वेद में जिनको वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा दूसरे से 7वें मंडल को हम लोग क्या कहते हैं, तो वंश मंडल या फिर इसको गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे हुआ था, तो गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये ऋग्वेद में ही हुआ था। क्या हुआ था, ऋग्वेद में ही गोत्र का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी। तो कौन सी लड़ाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, कि पानीपत की पहली लड़ाई या फिर हल्दी घाटी की लड़ाई। तो जो मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी वो कब पड़ी थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई के बाद दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ये पूछा जाए कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई कब थी, तो ये हुई थी आपका 21 अप्रैल 1526 को ये लड़ाई हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को किसके किसके बीच हुई थी, तो बाबर के बीच हुई थी और लोदी वंश का सुल्तान कौन था, इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने पहली बार ये तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। कौन युद्ध नीति, तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ये भी पूछा जाता है तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग बाबर ने कब किया था, तो पानीपत की पहली लड़ाई जो कि हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था और बाबर इसमें विजयी हुआ था, जिसके बाद आपका मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार, पाक्षिक मतलब 15 दिन में समाचार पत्र निकलता था, बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था। बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया गया था, आपके ऑप्शन है आपके बी आर अम्बेडकर ने, वीर सावरकर ने, विनोबा भावे ने या फिर लोकमान्य तिलक ने।
तो ये जो बहिष्कृत भारत समाचार पत्र है, पाक्षिक समाचार पत्र था, ये शुरू किया गया था किनके द्वारा? तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। बी आर अम्बेडकर के द्वारा बी आर अम्बेडकर के द्वारा एक बनाया गया था बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 1921 में क्या बनाया गया था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाया गया था बी आर अम्बेडकर के द्वारा मुंबई में। कहाँ पे बनाया गया था ये सभा? तो मुंबई में बनाया गया था। जिसमें क्या था उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य था कि अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति। इनका उद्देश्य ये रखे थे कि अस्पृश्य लोग जो है, छुआछूत का जो प्रॉब्लम था, उन लोगों का नैतिक और भौतिक उन्नति करना। और इसी के समय वो ये बहिष्कृत भारत नामक मराठी पाक्षिक पत्रिका जो है निकाले थे। मराठी भाषा में ये था, तो ये पाक्षिक पत्रिका निकाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जवाहर रोजगार योजना क्रियान्वित की जाती है। तो जवाहर रोजगार योजना जो है किनके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? ग्राम पंचायतों के द्वारा, जिला कलेक्टर के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या फिर केंद्रीय सरकार द्वारा। तो ये जो जवाहर रोजगार योजना है ये किनके द्वारा क्रियान्वित की जाती है? तो ये की जाती है ग्राम पंचायतों के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है। और ये कब से प्रारंभ हुआ है? तो ये प्रारंभ हुआ है आपका 1 अप्रैल 1989 से। 1 अप्रैल 1989 से ये जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ हुआ है। जिसमें क्या है, केंद्र और राज्य की जो हिस्सेदारी होती है, जिसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सेदारी होता है वो होता है 80% और 20%। मतलब जितना भी खर्च हो इसमें 80% केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है और 20% राज्यों द्वारा दिया जाता है। 1999 में हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम चेंज करके क्या रखा गया है? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। क्या जोड़ दिया गया? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना ये नाम रखा गया है जवाहर रोजगार योजना का। 1999 में इसका नाम परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि अरावली पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चोटी होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन है आपका गुरु शिखर, जरगा, हर्षनाथ या फिर कैमूर। तो ये जो सर्वोच्च चोटी है अरावली पर्वत की कौन सी है? आप जानते होंगे गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर जो है ये अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और अरावली जो है वो सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी, सब भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली है। सबसे पुरानी पर्वत चोटी है आपका अरावली। अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ पर है? तो अरावली का है राजस्थान में। आपका इनका विस्तार राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात, ये 4 स्टेट में फैली हुई है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में अरावली पहाड़ी का जो है विस्तार है। और ये गुरु शिखर पर ही माउंट आबू है। क्या है? माउंट आबू, नाम सुने होंगे आप, माउंट आबू। जहाँ पे दिलवाड़ा का जैन मंदिर है। क्या है? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू जो कि गुरु शिखर पे है। गुरु शिखर किसका सबसे ऊंचा चोटी है? अरावली का। इसकी ऊंचाई कितनी है अगर ये पूछा जाए तो 1712 मीटर। कितनी ऊंचाई है गुरु शिखर की? 1712 मीटर में। और ये जो दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना है, ये पूछा जाए कि किस शैली में बना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो कि माउंट आबू में स्थित है? तो ये बना किसमें? नागर शैली। किस शैली में बना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर? तो नागर शैली में बना हुआ है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना हुआ है नागर शैली में। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? किस अनुच्छेद के द्वारा ऐसा बोला गया कि सिख जो है कृपाण धारण कर सकते हैं? इसमें आपका है कि अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग बोला गया, या फिर अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग बोला गया, या 26 के अकॉर्डिंग, या फिर 27 के अकॉर्डिंग। तो ये जो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता मिली है सिखों को, वो मिला है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत ऐसा बोला गया कि धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने, कृपाण पहनना और लेकर चलना, सिख, ये सारा जो है बोला गया आपका अनुच्छेद 25 में। या सिख जो है यही अनुच्छेद 25 के तहत कृपाण धारण कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 की बात करें, 26 में क्या है? तो धार्मिक मामलों में प्रबंधन की आज़ादी दिया गया है अनुच्छेद 26 में। इसमें प्रबंधन की आज़ादी मिला है, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की आज़ादी अनुच्छेद 26 के तहत दिया गया। 27 में क्या किया गया? तो अनुच्छेद 27 में बोला गया है कि कभी किसी भी धर्म का प्रचार के लिए आप टैक्स नहीं ले सकते। आप टैक्स जो है धर्म का प्रचार के लिए नहीं ले सकते। ये टैक्स आप नहीं ले सकते धर्म का प्रचार के लिए। और अनुच्छेद 28 की बात करें, अनुच्छेद 28 जो है वो शैक्षणिक संस्थानों को धर्म से संबंधित। अनुच्छेद 28 भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो शैक्षणिक संस्थानों को धर्म से संबंधित अधिकार देता है। अनुच्छेद 28, 25 से 28 जो है आपका धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार है, जिसमें 25, 26, 27 और 28 ये चारों अनुच्छेद आपको बता दिए गए। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं।
कि एक पेंसिल जब द्रव में डुबाई जाती है, जब उसको पानी में डुबाते हैं तो वो किसके कारण से मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी जब डुबाते हैं तो क्या होता है, वो मुड़ा हुआ दिखता है। तो किसके कारण से ऐसा दिखता है? आपका ऑप्शन है कि प्रकाश का परावर्तन के कारण ऐसा होता है, या फिर प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, या फिर प्रकाश का विभाजन, या फिर प्रकाश के रंग के कारण ऐसा होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, जो अगर आप किसी पेंसिल को डुबाते हैं पानी में तो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। तो अगर वायु से और ठोस में, वायु से अगर वो जल में जाता है प्रकाश, तो क्या होता है, उसकी चाल कम हो जाती है, प्रकाश की चाल जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो इसीलिए ये जो है मुड़ा हुआ दिखाई देता है। कौन, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसी के कारण तारे टिमटिमाते भी हैं। ये भी प्रश्न आपको पूछा जाए तो इसी कारण तारे जो टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? जीव द्रव जिसको प्लाज्मा भी बोलते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, घुल जाता है या विलय हो जाता है। तो किसमें ऐसा होता है? मछली में, मेढक में, केंचुआ में, या फिर मानव में। किसमें होता है ऐसा? तो ये होता है केंचुआ में। केंचुआ को क्या बोला जाता है? किसानों का मित्र। इसको किसानों का मित्र भी बोला जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? तो एक केंचुआ को बोला जाता है किसानों का मित्र। इसमें क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन जो है प्लाज्मा में ही विलय हो जाता है, घुल जाता है। और इसको और मनुष्य का बात करें तो मनुष्य में हीमोग्लोबिन जो है कहाँ पे घुला हुआ रहता है? तो आरबीसी में। आरबीसी में हीमोग्लोबिन घुला हुआ रहता है मनुष्य में। और लेकिन केंचुआ में क्या होता है? प्लाज्मा में ही घुल जाता है। नेक्स्ट आप प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सरकारी आयोग संबंधित है। अब किससे संबंधित है सरकारी आयोग? उच्च शिक्षा से है, शेयर घोटालों से है, नदी जल विवाद से है, या फिर केंद्र राज्य संबंध से है। तो सरकारिया आयोग का जो संबंध है वो किससे है? केंद्र राज्य संबंध से। किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से। सरकारी आयोग का गठन कब हुआ ये पूछा जाए तो मार्च 1900, गठन इसका जो हुआ है मार्च 1983 में सरकारी आयोग का गठन हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये इसके न्यायाधीश थे आर एस सरकारिया। इसके अध्यक्षता में आर एस सरकारिया के अध्यक्षता में ये सरकारी आयोग का गठन हुआ था, जो कि केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। इसके अन्य सदस्य जो थे वो थे बी शिवरामन और एस आर सेन। कौन कौन अन्य सदस्य? दो और अन्य सदस्य बी शिवरामन थे और एस आर सेन थे। इन्होंने अपना रिपोर्ट जो है 1988 में प्रस्तुत किया था। जो सरकारी आयोग है, जो केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित जो रिपोर्ट दिया गया था, जिनका गठन 1983 में हुआ, अपना रिपोर्ट कब दिए? 1988 में, जो कि आर एस सरकारिया इसके अध्यक्ष थे और बी शिवरामन और एस आर सेन इसके अन्य सदस्य थे। 1988 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। 1600 पन्नों का रिपोर्ट था और जिसमें केंद्र और राज्य संबंधों के बीच 247 सिफारिशें इसमें की गई थी। 247 तर्क दिए गए थे उसमें। 1600 पेज का रिपोर्ट 1988 में दिया गया। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकारिया आयोग आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रानी गौदनलू ने अंग्रेजों को भारत से निकालने हेतु, रानी गौदनलू जो थी अंग्रेजों को भारत से निकालने हेतु आदिवासी आंदोलन कहाँ से चलाया? आपके ऑप्शन है कि गुजरात से, मणिपुर से, मध्य प्रदेश से, या फिर हिमाचल प्रदेश से। तो रानी गौदनलू जो थी अपना आंदोलन कहाँ से चलाई थी? आदिवासी आंदोलन तो ये चलाई थी मणिपुर से। कहाँ से चलाई थी? मणिपुर से चलाई थी। इनका जन्म अगर पूछा था, इनका जन्म हुआ था 26 जनवरी 1915 को। रानी गौदनलू का जो जन्म हुआ था वो 26 जनवरी 1915 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मणिपुर का तामेंगलांग जिला, मणिपुर का ही तामेंगलांग जिला में इनका जन्म हुआ था। तामेंगलांग जिला, अपना आदिवासी आंदोलन भी ये यहीं से चलाई है। तामेंगलांग जिला में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो प्रभाव था तो मणिपुर, नागालैंड और असम के क्षेत्रों में इनका प्रभाव रहा रानी गौदनलू का। और इनकी मृत्यु जो है 1993 में इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गया इनका, रानी गौदनलू का। तो आदिवासी आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने कहाँ से किया? मणिपुर से किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो सदस्यों को हटाने और निलंबन से संबंधित है? आपका दिया हुआ अनुच्छेद 317 है, या फिर अनुच्छेद 316 है, या फिर अनुच्छेद 318 है, या फिर अनुच्छेद 315 है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो अध्यक्ष और सदस्यों को हटा सकता है, लोक सेवा आयोग के सदस्यों या अध्यक्षों को? तो आपका अनुच्छेद हो जाएगा कौन सा? अनुच्छेद नंबर 317। अनुच्छेद 317 के अकॉर्डिंग आप लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को हटाने या निलंबन से संबंधित ये है। 316 जो अनुच्छेद है वो क्या है? तो ये है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति से संबंधित है।
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जो अध्यक्ष होंगे और सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति से ये संबंधित है, नियुक्ति से संबंधित है ये। और हटाने से संबंधित कौन है? हटाने से संबंधित आपका 317 हटाने से संबंधित है। ये जो लोक सेवा आयोग के बारे में, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में जिक्र किया गया, वो कितना से कितना अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है आपका 315 से 323। इसमें संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका हटाने का अगर जिक्र पूछा जाए तो कौन सा होगा आपका? 317। और नियुक्ति अगर पूछा जाता है तो आपका आंसर होता है 316। कितना से कितना अनुच्छेद में है? 315 से 323 तक। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि दिगंबर व श्वेतांबर दो मुख्य संप्रदाय किस धर्म के हैं? यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये संबंधित किससे है? ये ब्राह्मण धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया या फिर बौद्ध धर्म हो गया? तो बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको पता है कि दिगंबर और श्वेतांबर जो है ये दो मुख्य संप्रदाय जैन धर्म से आते हैं। किस धर्म से आते हैं? जैन धर्म से आते हैं। ये दो ग्रुप में कब बटे? तो जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल चल रहा था तो उसमें मगध में अकाल पड़ा था। मगध में भयंकर अकाल पड़ा था, जिसके कारण क्या हुआ? तो उस समय जो जैन के अध्यक्ष थे वहाँ पे भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु। अब भद्रबाहु जो है वो वहाँ से छोड़ के निकल गए दक्षिण भारत की तरफ। ये दक्षिण भारत की तरफ चले गए और इनके जो सदस्य थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, भद्रबाहु के सदस्य, इसलिए उनको बोला जाता है दिगंबर। क्या बोला जाता है? दिगंबर बोला जाता है इनको। ये भद्रबाहु के साथ अकाल जब पड़ा तो दक्षिण भारत की तरफ चले गए, तो ये कहलाए दिगंबर। और जो स्थूल भद्र के साथ यहीं पे मगध में ही रुक गए, जो स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए और ये श्वेत वस्त्र धारण करने लगे, श्वेत वस्त्र भी ये धारण करने लगे, इनको बोला गया श्वेतांबर। स्थूल भद्र स से याद रखिएगा, श्वेत वस्त्र, स्थूल भद्र, श्वेतांबर। ये श्वेत वस्त्र धारण कर थे, श्वेतांबर हो गए, मगध में ही रुके और अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु जो है अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए, उनको बोला जाता है दिगंबर। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि 6 नेशनल वाटर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब किस राज्य ने जीता? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि 6 नेशनल वाटर अवार्ड जो 2024 में हुआ है, तो सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड किस राज्य को मिला है? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल या फिर तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को 6 नेशनल वाटर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब दिया गया। सेकेंड नंबर पे आपका कौन रहा है? सेकेंड नंबर पे रहा है गुजरात और थर्ड नंबर पे रहा है हरियाणा। ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड। सेकेंड नंबर पे गुजरात है और थर्ड नंबर पे हरियाणा है। ये जो पुरस्कार दिया जाता है किसके तहत दिया जाता है? तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जो है जल संसाधन विभाग द्वारा दिया जाता है। जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जो है, किस मंत्रालय के अधीन होगा? तो जल शक्ति मंत्रालय के अधीन जो है और जल संसाधन विभाग द्वारा ये पुरस्कार जो है दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण के महत्व को बढ़ाना और सर्वोत्तम जल का प्रबंधन। जल संरक्षण के उद्देश्य को बढ़ाना है, महत्व को बढ़ाना है और सर्वोत्तम जल प्रबंधन करना है, ये उद्देश्य है इस वाटर अवार्ड का, 6 नेशनल वाटर अवार्ड 2024। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं कि केन बेतवा लिंक नहर किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? केन बेतवा लिंक नहर जो है, नहर बना हुआ है केन और बेतवा नदी के बीच में, दोनों को जोड़ने वाला नहर है लिंक नहर। ये किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है? आपका ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान। तो ये किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरता है ये नहर, केन बेतवा लिंक नहर? तो ये गुजरता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ये गुजरता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये मध्य प्रदेश में एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है और ये मध्य प्रदेश में है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। केन और बेतवा नदी का अगर उद्गम पूछा जाए तो केन और बेतवा नदी का उद्गम भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, और कुछ यमुना, ये जो केन और बेतवा नदी है ये यमुना नदी के सहायक है। किनके सहायक? यमुना नदी की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है केन और बेतवा। याद रखिएगा, एमपी में, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से ये गुजरता है। और राजघाट अगर पूछा जाए, राजघाट बांध, पसरीचा बांध या मटीला बांध, ये किस नदी पर है? मटीला बांध पूछा जाए, राजघाट बांध पूछा जाए, ये सारे जो है बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? देखिए, नेपाल, मालदीव, चीन या फिर अफगानिस्तान। तो कौन है सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य आपका नहीं है चीन। कौन नहीं है? चीन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। सार्क का जो गठन हुआ था, सार्क का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब दक्षिण एशियाई
देशों का जो है ये एक संगठन है सार्क, जिसकी स्थापना की बात करें, अगर स्थापना पूछा जाए तो आपका स्थापना कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ है सार्क का। और इसमें जो मेंबर हैं कौन कौन है? तो मेंबर इसके हैं मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है और नेपाल है। 8 टोटल कंट्री जो हैं सार्क के सदस्य हैं। आप याद रखने के लिए ये शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं, MBBS पेन, PAIN पेन, ये शॉर्ट ट्रिक याद रख सकते हैं। 8 दिसंबर 1985। MBBS, एम से क्या हो गया? एम से हो गया मालदीव, बी से क्या हो गया? बी से हो गया भूटान, फिर बी से क्या हुआ? तो बी से हो गया बांग्लादेश, फिर एस से क्या हुआ? श्रीलंका, फिर पी से क्या हुआ? पी से हो गया पाकिस्तान, ए से क्या हुआ? ए से हो गया अफगानिस्तान, आई से क्या हो गया? आई से हो गया इंडिया और एन से हो गया नेपाल। टोटल जो देश हैं वो कितना? 8 देश है सार्क के, और इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में। तो ये आज थे आज के 30 प्रश्न, जो हम लोग 15 क्वेश्चन झारखंड के देखें और 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।